हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काविस अकेडमी। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस 2019 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो ये पार्ट सेकंड है। इस पार्ट सेकंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक। ओके, मीन्स टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो मेरी पार्ट फर्स्ट वीडियो थी वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, तो उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 25 तक। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है देन प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। नाउ एंड रही बात आपकी पेपर की पीडीएफ की, है ना, कि पेपर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आप क्या करना कि 2019 का जो पार्ट फर्स्ट है ना, 2019 का जो पार्ट फर्स्ट है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बट यहाँ पे मेरे पास ओनली 2019 का ही पेपर पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको 2018 एंड 2017 पेपर पीडीएफ है वो चाहिए तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, तो किसी भी स्टूडेंट के पास अगर आपके पास 2018 एंड 17 के पेपर पीडीएफ है देन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम आईडी दे रखी है या फिर मेल, है ना, तो वहाँ पे आप मुझे सेंड कर सकते हो। ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं 2019 पार्ट सेकंड वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, radioactive traces study with 14C carbon have confirmed that। तो यहाँ पे radioactive traces studies with 14C carbon ये क्या कंफर्म करता है। तो पहले सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यहाँ पे देखो जाइलम एंड फ्लोएम के दो कंसेप्ट दे रखे हैं ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, एंड जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, और वो भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ओके, तो यहाँ पे ये जो रेडियो एक्टिव ट्रेसेस स्टडी विद 40 कार्बन यहाँ पे जो स्टडी की थी वो उन्होंने इनमें क्या कंफर्म किया था, इनमें कंफर्म किया था कि जो फ्लोएम है ना, जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स फ्लोएम क्या करता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो इससे हमें ये पता चला। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी है तो वीडियो को पॉज करके सारा पढ़ लेना। ओके, ये रिसर्च पेपर से लिया है। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। Now, question number 27. If a large quantity of domestic sewage is continue applying into the small stream is lead to। अब देखो आपने यूट्रोफिकेशन वाली कंडीशन तो पढ़ी होगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूट्रोफिकेशन ये काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रेंट है ना, जो न्यूट्रेंट है वो क्या होता है कि वो लैग के अंदर वाटर के अंदर न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है ना, किसी भी रीज़न की वजह से, है ना, पेस्टिसाइड की वजह से या फिर डोमेस्टिक सीवेज की वजह से। इस रीज़न की वजह से क्या होता है कि लैग के अंदर या फिर किसी वाटर बॉडी के अंदर अगर वो डालेंगे, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखो न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है मीन्स अच्छा खासा न्यूट्रेंट मिल गया। तो यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है दैट इज द साइनोबैक्टीरिया ना, ब्लू ग्रीन एल्गी है वो उसके जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, उसके नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। वेट, फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका वेट वापस बनाती है ना, यहाँ पे मान लो कि क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया के नंबर इंक्रीज हो गए। ओके, मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के नंबर क्यों इंक्रीज हुए, क्योंकि वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इस कंडीशन में ब्लू ग्रीन एल्गी के नंबर इंक्रीज हुए। ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रही थी ना वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी, अंदर एंटर नहीं हो पाएगी। ओके, जो ऑक्सीजन एंटर नहीं हो पा रही है तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो अंदर रह रहे हैं ना ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे जो अंदर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। अंदर ऑर्गेनिजम्स कोई भी रह सकते हैं ना, ग्रीन एल्गी भी रह सकती है, फिश भी हो सकती है। तो इनकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके नंबर क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, पहली चीज़ तो ये हो रही है कि न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी की बढ़ रही है, बट अदर जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो नंबर है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे डिप्लीट हो रही है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। बी में क्या दे रखा है, इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होना। तो यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं। डी में देखते हैं, इंक्रीज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द स्ट्रीम वाटर।
अब देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नंबर इंक्रीज हो रही है क्या? कहाँ हो रहे हैं? यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि न्यूट्रेंट की कंसर्न इस ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से यहाँ पे लाइक ऑक्सीजन आ नहीं रही है। यहाँ पे जो फिशेस है उनके नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं ना। वाटर बॉडीज की जो वाटर बॉडी में जो भी रहते हैं ऑर्गेनिजम्स उसके नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे इंक्रीज दे रखा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सी में क्या दे रखा? डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रेंट। अब न्यूट्रेंट का डिप्लीशन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे न्यूट्रेंट तो ज़्यादा हो रहा है ना, न्यूट्रन की कंसंट्रेशन ज़्यादा की वजह से तो यूट्रोफिकेशन आया, तो ये तो होगा नहीं। ए में क्या दे रखा है? डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन अ स्ट्रीम वाटर, तो ये आपका करेक्ट हो गया ना। ऑक्सीजन की क्या होगी? ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या होगी? कमी हो जाएगी ना, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। Now question number 28, reptiles here with of the following character with bird and mammals. Okay, जो reptiles है ना, reptile क्या कर रहा है? share the character with bird and mammals। तो यहाँ पे कॉमन चीज़ आपको बतानी है। तो पहला आपका यहाँ पे डायफेगम है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि रेप्टाइल के अंदर एब्सेंट होता है, तो ये तो होगा नहीं। निपल वही है कि मैमल्स में होता है, तो ये भी होगा नहीं। फिर आता है आपका एमनियम एंड द कोरियन। ये क्या है? ये आपकी एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है ना, जो एम्ब्रियो की बाहर होती है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एमनियम एंड कोरियन दोनों आंसर होंगे ना, बट फिर भी अगर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आंसर देखे तो आप एमनियम करके आना है ना। ये जो क्वेश्चन है वैसे यहाँ पे जो लाइक पीएमटी, लाइक पहले पीएमटी हुआ करता था ना, नीट अब तो नीट हो गया। तो यहाँ पे मीन्स जो भी है नीट एमपीटी है ना, इसकी जो लास्ट ईयर की पेपर होंगे वो आप एक बार सॉल्व कर लेना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से लाइक उसके लास्ट ईयर के पेपर से उठा के आए। ओके, तो एक बार अगर आपको टाइम मिले, पहले तो आप क्या करो, जामे के लास्ट 4 ईयर तक पेपर सॉल्व कर लो। ओके, फिर अगर आपको टाइम मिलता है, लाइक थ्योरी आपने पढ़ ली, फिर अगर आपको टाइम मिलता है प्रैक्टिस के लिए, आप क्या करो, नीट की पेपर्स को सॉल्व कर लो। ओके ना, तो अब जो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे ए एंड सी दोनों है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका ए, एमनियम। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 29, अ फंगल डिजीज ऑफ अ पोल्ट्री इज। फंगल डिजीज है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दैट इज द कोकिडियोसिस। तो ये जो डिजीज़ है ये कैसी है? ये फंगल तो है नहीं, ये कैसी डिजीज़ है? ये आपकी है प्रोटोजोन डिजीज़ है, तो ये तो होगा नहीं। सी आपका क्या है? कोराइजा। तो यहाँ पे कोराइजा यहाँ पे क्या है? ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये भी होगा नहीं। फिर डी आपका क्या है? मार्क। तो यहाँ पे ये जो डिजीज़ है ये कैसी है? वायरल डिजीज़ है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर आपका है फोर्थ लाइक बी मोनिलियसिस है ना, तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या है? फंगल डिजीज है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, केदारी 1 एंड केदारी 2 आर द वेराइटी ऑफ। ओके, तो ये किसकी वेराइटी है? ये आपकी है ग्राउंड नट हाइब्रिड की। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। ओके, इसके और भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, लाइक BZ1, BZ2, क्यूबर्स, ये U1 है ना, तो ये सारा आपको लर्न करना है तो लर्न कर लेना। ओके, यहाँ पे क्या होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी लाइक राइस की वैरायटी है ना, शुगर कैन की वैरायटी, राइस हो गया आपका, वीट हो गया है ना, एंड कुछ एनिमल्स हो गए है ना, तो इन सब के बारे में लाइक उनकी वैरायटीज़ के नाम लाइक आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, अ लॉन्ग नेक ऑफ अ कैमल इज ड्यू टू। तो यहाँ पे जो कैमल है ना उसकी जो गर्दन है ना वो लंबी है, वो किस रीज़न की वजह से लंबी है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि लाइक ये कैमल है ना, कैमल की ये कैमल है। ओके, तो ये कैमल की तो ये कैमल की जो नेक है ना, कैमल की नेक में क्या होता है कि उसके अंदर लाइक जो बॉन्स होती है दैट इज़ द सर्वाइकल वर्टिब्रा ना, वो 7 होती है। बट अब किसी एनिमल के अंदर छोटी नेक होती है, किसी के अंदर बड़ी नेक होती है, बट यहाँ पे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो सबके अंदर 7 ही होंगे। इसका बट यहाँ पे आपको यहाँ पे साइज़ की लाइक लॉन्ग नेक के कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे आंसर देना है ना। तो जो लॉन्ग नेक है इसका मतलब ये नहीं है कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा वो ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, ये जो बॉन है ना इसकी जो साइज़ है, उनकी साइज़ लाइक लंबी है, इस वजह से इसकी जो नेक है वो लंबी है ना। कैमल एंड जिराफ के अंदर दोनों के अंदर ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसकी जो साइज़ है, साइज़ क्या है? ज़्यादा है, इस वजह से इनकी जो नेक है वो लंबी है। ओके, सो यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसकी लेंथ ज़्यादा है ना, सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। नंबर ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना, ओनली लेंथ ज़्यादा है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेंगू फीवर, आर्बो वायरस, तो ये एकदम करेक्ट है। प्लेग एंड द पेस्टिस करेक्ट है। टिटेनस एंड द टिटेनी, तो ये भी एकदम करेक्ट है ना। सी में क्या दे रखा है, साइफिलस एंड द, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिपेनिमस तो सही है, बट यहाँ पे ये जो पीछे दे रखा है दैट इज द ट्राइक्यूरा, ये इसमें मिस्टेक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो आएगा दैट इज द पॉलीडम। ओके, सो यहाँ पे आपका ये एक्सचेंज कर लो, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉट करेक्टली पूछा गया, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट है ना ये, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड rich in glucose and amino acid from the intestine to liver। ओके, तो यहाँ पे जो ऐसी कौन सी लाइक वेसल्स है जो ब्लड को इंटेस्टाइन से लीवर तक लेके जा रही है ना। तो यहाँ पे देखो वेट, तो यहाँ पे आपकी जो वैन है, वेट, यहाँ की जो वैन है दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वैन है ना। ये जो वैन है ये क्या करती है, लाइक अगर यहाँ पे इंटेस्टाइन ना देखे, अगर दूसरा चीज़ भी दे रखी होगी, लाइक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, गैल ब्लैडर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया ना, इन सबसे लाइक ब्लड वेसल्स कैरी करती है इनटू द लीवर है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, लाइकन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, ओके, तो लाइकन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कॉनिडियास, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अ प्लांट बॉडीज, यहाँ पे प्लांट का पूछा गया ना, तो प्लांट के केसेस में आपका आएगा कार्बन, सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। सबसे ज़्यादा प्लांट बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, दैट इज द कार्बन। Now question number 36, the following amino acid are the positively charged except, okay, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको अमीनो एसिड का लाइक जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको एकदम लाइक पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे अमीनो एसिड में क्या होता है ना कि अमीनो एसिड के नेचर के बेसिस पे, ध्यान से सुना, अमीनो एसिड के नेचर के बेसिस पे एक होता है नॉन पोलर इन नेचर, एक होता है पोलर इन नेचर। जो अमीनो एसिड होता है दो नेचर के होते हैं, या तो वो पोलर होगा या तो वो नॉन पोलर होगा। जब हम पोलर की कंसेप्ट में बात करते हैं तो उसमें भी जो अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं चार्ज या फिर अनचार्ज। नॉन पोलर कोई भी अमीनो एसिड नहीं है, तो ये तो हम काउंट नहीं करेंगे। जो अमीनो एसिड है ना हमारे वो पोलर इन नेचर है, पोलर में भी चार्ज और एक है आपका अनचार्ज। ओके, अनचार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज की कंसेप्ट में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पूछा गया ना पॉजिटिव चार्ज, तो देखो चार्ज कैसे होते हैं, एक होता है प्लस चार्ज होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस एंड माइनस। जो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होता है दैट इज द ग्वानिन एंड द एस्पार्टिक एसिड। कौन सा होता है, ग्वानिन, जी एंड द एस्पार्टिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे देखो एस्पार्टिक एसिड कैसा नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया। ओके, बाकी जो अमीनो एसिड है लाइक 3 अमीनो एसिड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। वो कौन कौन से, वो है आपका लाइसिन, ये रहा लाइसिन ऑप्शन नंबर बी में, हिस्टीडीन, ओके, एंड द आर्जिनिन। ये तीनों अमीनो एसिड कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे 3 अमीनो एसिड ही आएंगे। तो यहाँ पे 3 अमीनो एसिड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गए, 2 अमीनो एसिड आपके नेगेटिव चार्ज हो गए। पीछे जो अमीनो एसिड बचे वो सबके सब अनचार्ज में आएंगे। किस में आएंगे, अनचार्ज में आएंगे। ओके, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अमीनो एसिड आर द पॉजिटिवली चार्ज एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है ना, दैट इज द एस्पार्टिक एसिड। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन ये तीनों की तीनों आपकी पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। एंड इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हिस्टोन है ना, हिस्टोन है, हिस्टोन के पास 2 अमीनो एसिड होते हैं ना, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन ओके, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है, उसके पास 2 अमीनो एसिड होते हैं। कौन कौन से, दैट इज द लाइसिन एंड द आर्जिनिन। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, हिस्टीडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन है ना। तो हिस्टोन यहाँ पे हिस्टीडीन नहीं है। ओके, हिस्टीडीन को अलग रख दो। जो हिस्टोन के पास लाइसिन एंड आर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं, इसकी वजह से इसका जो नेचर होता है वो प्लस चार्ज होता है। ओके, ना ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 37, डीएनए इज, ओके, तो डीएनए होता है ना वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है आपका नेगेटिवली चार्ज। हिस्टोन कैसा होता है आपका? पॉजिटिवली चार्ज, ओके। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसके पास 2 अमीनो एसिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइसिन एंड अर्जिनिन, ओके, ये बात होगी। अब बात आती है डीएनए की। अब डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों है? डीएनए नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसके पास क्या है, यहाँ पे इसके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है ना। फॉस्फेट की प्रेजेंस की वजह से ये एक एसिडिक इन नेचर है एंड इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज द नेगेटिव चार्ज, ओके। सो ये डीएनए कैसा है? एसिडिक इन नेचर। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन इज नॉट नोड्यूल्स इन द नोड्यूल, ओके, इन द नोड्यूल्स, ओके। तो यहाँ पे जो लैग हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है रूट नोड्यूल्स के अंदर? अब देखो रूट नोड्यूल्स कहाँ पे कंसेप्ट आता है? ये आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, नाइट्रोजनस फिक्सेशन। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से आप देख लेना। इसके अंदर क्या होता है, इसकी लाइक लंबी स्टोरी होती है ना, आपको पता है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिर हमारे प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे जो प्लांट, यहाँ पे क्या होता है, लैग हीमोग्लोबिन, है ना। लैग हीमोग्लोबिन की 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या है? टू फैसिलिटेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को क्या कर रहा है? ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ओके। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका? टू प्रोटेक्ट द एंजाइम नाइट्रोजिनेज फ्रॉम बीइंग इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन, ओके। तो ये फंक्शन कर रहा है। तो इसके 2 फंक्शन हो गए, ओके। तो यहाँ पे ऑल ओवर ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहाँ मैच कर रहा है? यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन से, वेट, और कहाँ मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बैक्टीरिया ना। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ऑटोमोबाइल एक्सहर्ट कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज इट कंटेन, ओके। ऑटोमोबाइल एक्सहर्ट, है ना, तो आपको पता है कि गैसेस रिलीज होती है ना कार से वगैरह। तो यहाँ पे जो व्हीकल होते हैं मेजॉरिटी के अंदर हम बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, ये ज़्यादा मीन्स लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, ज़्यादा एमिशन होते हैं। और माइनॉरिटी की बात करें तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न फ्यूल, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके। नाउ यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कंसेप्ट में आपको आंसर देना है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या होता है? देखो आप, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? उसकी साइड, उसके ऊपर ऑक्सीजन बाइंडिंग साइड होती है ना। 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन यहाँ बाइंड होता है, बट यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन बाइंड है ना उसको रिमूव कर देगी एंड वो उसकी जगह खुद आ जाएगी, है ना। वो CO यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है वो रिमूव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आके बाइंड हो गया। इस वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन बाइंड हो नहीं पाएगी। ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगी मीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर वे में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ऑल ओवर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। Now question number 40, the habitat of the species along with its function is, okay। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पे सबसे पहले बी ऑप्शन देखते हैं, दैट इज अ टेरिटोरी। तो इसका किसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहा है ना, और वहाँ पे रहने के साथ साथ वो अपना डिफेंस भी कर सकता है, मीन्स अपने आप को बचा भी सकता है ना, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज द टेरिटोरी, ओके। नाउ डी में क्या दे रखा है? दैट इज अ नीच, है ना। नीच क्या होता है? नीच का मीन्स होता है इट इज अ माइक्रो हैबिटाट वेयर द ऑर्गेनिजम्स प्ले इट्स फंक्शनल रोल। मीन्स एक ऐसी हैबिटाट जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है एंड वहाँ पे अपना जो फंक्शनल रोल है वो प्ले कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं नीच, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन में या एक डेफिनेशन ये तो है द हैबिटेट ऑफ ए स्पीसीज अलोंग विद इट्स फंक्शन, है ना, फंक्शन के साथ। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। अगर यहाँ पे डिफेंस होता तो टिटोरी होता, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी इन प्लांट कॉजेज। तो यहाँ पे जो आपने जब माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें भी हमने यहाँ पे मॉलिब्डेनम्स के बारे में पढ़ा है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है? दैट इज द मोल्टिंग। तो मोल्टिंग क्या होता है? सिंपली लीफ है, लीफ के ऊपर येलो स्पोर्स है, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती है, ये होगा नहीं। बी में क्या दे रखा है? दैट इज द वेल्टिंग, है ना। इसका मीन्स क्या होता है कि लीफ
मुरझा जाना या फिर वो है ना, तो वहाँ पे हमें मुरझा नहीं रही लीफ, तो ये भी नहीं होगा। डी में आपका दे रखा है क्लोरोसिस, ये आपका होगा एकदम करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि डी ऑप्शन में क्या है, ये क्लोरोसिस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो किसी किसी में क्या होता है कि जो लीफ होती है वो पूरी की पूरी येलो हो जाती है ना, क्लोरोसिस का मीन्स होता है लीफ का येलो, लाइक फिर वही होगा कि फिर गिर जाएगी ना। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की मीन्स येलो अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, कोई तो पूरी लीफ येलो हो जाती है, बट इस कंडीशन में इस आयन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि ये जो वैन है ना, ये तो ग्रीन कलर की होगी। ओके, ये तो ग्रीन ही रहेगी, बट यहाँ के इसके बीच में जो स्पेस है वो है ना, ये जो स्पेस है वो पूरा का पूरा येलो हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर के अंदर ना, ये तो ग्रीन डार्क ग्रीन है, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या है यहाँ पे इस प्लांट के अंदर कि इस आयंस की डेफिशिएंसी है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा 41 का डी। Now, question number 42. The chemical compound produced by the host plant to protect themselves against fungal infection is. तो यहाँ पे ऐसा कौन कोई केमिकल कंपाउंड है ना, जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्लांट है, ये क्या कर रहा है कि केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन लग रहा है ना, तो उससे प्रोटेक्ट कर, उससे बचाव के लिए। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन इज। ओके, अगेंस्ट द फंगल इन्फेक्शन इज। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, दैट इज द फाइटोटॉक्सिन। अब देखो फाइटोटॉक्सिन क्या होता है कि फाइटोटॉक्सिन का मीन्स होता है कि ऐसा कोई पॉइजनस सब्सटेंस जो कि प्लांट पे इफेक्ट कर रहा है, तो ना, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्लांट कौन सा केमिकल टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो डिफेंस कर सके। ये जिस ऑपोजिट बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। सी में क्या दे रखा, पैथोजन तो होगा ही नहीं ना। बी में क्या दे रखा है, पैथोजन। यहाँ पे कोई केमिकल कंपाउंड की बात हो रही है, यहाँ पे पैथोजन तो होगा नहीं, हार्मोन भी नहीं होगा ना। यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है, दैट इज द फाइटोएलेक्सिन। ये क्या होता है कि ये ये क्या है, एक आर द एंटीबायोटिक। ओके, फाइटोएलेक्सिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, ये होती है प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है कि बाहर से कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन हुई, इस वजह से ये अपनी प्लांट क्या करेगा, अपने आप को ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करेगा ना। अब वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस कुछ भी हो सकती है, मीन्स बैक्टीरिया फंजाई या फिर वायरस, इनकी वो अंदर आ जाएंगे है ना, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये केमिकल का मीन्स एंटीबायोटिक का प्रोड्यूस करेगी। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, करेक्ट। Now, question number 43. Crop rotation is opted from farmer to increase. Obviously, soil fertility है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। Now, question number 44. Which of the following enzyme is used in genetic engineering? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको पता है कि क्या करते हैं, किसी जीन को मॉडिफाई करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमें क्या करना है कि डीएनए है ना, कोई डिजायरेबल डीएनए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो कोई डिजायरेबल डीएनए को भी तो निकालना होगा, एंड उसके किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डालेंगे तो भी उसको इंसर्ट भी तो करना होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें एक सीजर की ज़रूरत है। एक सीजर जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से उस डीएनए को कट कर सके ना। एंड वो सीजर कौन सी होती है, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, एक एंजाइम है जो डीएनए को एक पर्टिकुलर सेगमेंट से कट करेगी ना, ताकि हमें डिजायरेबल डीएनए जो भी है वो मिल जाएगा, एंड जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है वहाँ पे हम उसका भी वो कट कर लेंगे, फिर वहाँ पे आके हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 45. काउपर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। ओके, तो ये जो काउपर ग्लैंड्स है वो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होगी। मैमल के अंदर भी जो मेल होता है ना, नॉट अ फीमेल, ओनली मेल के अंदर प्रेजेंट होगी। ओके, अब बात आती है ये क्या है, दैट इज आल्सो नॉन एज द बल्बा यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो ये क्या है कि ये पेनिस है, पेनिस के जो पास में ये ग्लैंड होती है। ओके, तो जब इजैक्यूलेशन वाला जो प्रोसेस होता है उस टाइम में क्या होता है कि ये जो कॉपर ग्लैंड है वो क्या करेगी, एल्कलाइन फ्लूइड का म्यूकस का सीक्रेट करेगी। ओके, तो ये जो एल्कलाइन है वो क्या करेगा, जो पेनिस की ये जो यूरिन है ना, यूरिन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे करेगा, देखो ये तो है एल्कलाइन इन नेचर, यूरिन कैसा है, एसिडिक इन नेचर, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। ओके, तो यूरिन को न्यूट्रलाइज करा है पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि जो यूरेथ्रा है उसको क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा। ओके,
सो ऑप्शन नंबर आपका होगा हाँ ओके ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे मैमल्स कौन सा है ना, सो मैमल्स है आपका यहाँ पे बी है ना, ऑप्शन नंबर बी दैट इज द रैबिट। सो बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, हिस्टामिन आर सिक्रेटेड बाय। अब बात आती है कि हिस्टामिन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है। तो आपको पता है हिस्टामिन एक डिग्रेनुलेटेड मटेरियल है ना, जो भी लाइक बाहर से लाइक पॉलन ग्रेन आया तो हमारी बॉडी के अंदर जो एलर्जी रिएक्शंस को शो करते हैं दैट इज द बेसोफिल सेल एंड द मास्ट सेल है ना। तो यहाँ पे ये क्या करती है, ये डीग्रेनुलेटेड मटेरियल सिक्रेट करते हैं दैट इज हिस्टामिन, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अब बेसोफिल सेल तो दे नहीं रखा है, ओनली मास्ट सेल दे रखा है, इसलिए आपका यहाँ पे मास्ट सेल होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके ध्यान रखना जो बेसोफिल सेल है ना, बेसोफिल सेल ये क्या शो करता है, ये आपका हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट शो करता है एंड इसको हम यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं हे फीवर है ना। तो ध्यान रखना हे फीवर के बारे में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए। Now question number 47, which of the following amino acid is present in ornithine cycle। तो ornithine cycle में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो ornithine cycle होता है दैट इज आल्सो नॉन एज द यूरिया साइकिल। ओके तो यहाँ पे ये जो यूरिया साइकिल है यहाँ पे देखो कौन सा अमीनो एसिड दैट इज द सिट्रुलिन एंड द आर्जिनिन है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 48, क्रॉसिंग ओवर इज ओके। तो देखो एक आपका दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है लिंकेज है ना, एक होता है रिकॉम्बिनेशन है ना। लिंकेज में क्या होता है, लिंकेज लिंक मीन्स जो जीन है वो पास पास है, लिंक पास पास है, जीन पास पास, इसका मतलब क्या हुआ, जब क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होगा उस टाइम में जो जीन का सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा है ना, दोनों साथ साथ मूवमेंट करेंगे आगे आगे। ओके तो ये होता है लिंकेज। बट रिकॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग ओवर अच्छे से हो जाएगी क्योंकि एक क्रोमोसोम आपका इसमें जीन के बीच में डिस्टेंस होता है, जीन के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी ना अच्छे से। तो वही है कि यहाँ पे अगर लिंकेज के कंसेप्ट में बात करें तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अगर लिंकेज का अगर करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल होगा रिकॉम्बिनेशन का क्रॉसिंग ओवर, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका लिंकेज का ना। सो ऑप्शन नंबर देखो क्रॉसिंग ओवर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू लिंकेज, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। Now question number 49, regardless of the condition outside the body, the homeostasis in a human maintain the blood glucose concentration at that is a 0.5%। इसको एक बार कंफर्म कर लेना ओके इस आंसर को। Now question number 50, which of the following has been basic टू ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ओके तो आपने मिलर का एक्सपेरिमेंट पर देखा होगा है ना। मिलर के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है, वो लैब के अंदर प्रोड्यूस करते हैं कि क्या चीज़ बननी है ना, कि लाइफ का ऑरिजिन कैसे हुआ। तो वहाँ पे देखा जाता है कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है ना, बहुत सारे अलग प्रोटीन का अलग अलग चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। मीन्स अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अमीनो एसिड किससे बनता है, डीएनए एंड आरएनए से है ना, डीएनए फिर आरएनए से अमीनो एसिड है ना, आरएनए से प्रोटीन। ओके तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले कौन आया होगा, सबसे पहले आया होगा आपका न्यूक्लिक एसिड। ओके सो ऑप्शन नंबर आपका होगा न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड आरएनए, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। नाउ तो यहाँ पे हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। ओके मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। एंड अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो @काव्यस अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो वो भी आपको उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके एंड पेपर PDF आपको बोल दिया, जो पार्ट फर्स्ट वीडियो उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके एंड अगर आपके पास 2018 एंड 17 के पेपर है देन आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।